हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 9 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं बास्केटबॉल, हॉकी, मलखम या क्रिकेट। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन जून माह के इम्पोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सारे ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना। मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चल। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या छिंदवाड़ा। तो देखिए, इसका सही आंसर है इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की गई है इंदौर जिले में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम की सालाना बजट में शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में खेल का एक एक नया मैदान बनाने की मंजूरी दी गई है। खेल मैदान बनाने का प्रावधान निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के निर्देश पर किया गया है। इसके लिए बजट में करीब 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना इंदौर शहर में। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कई आरोपों के चलते शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया है, वह कौन है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है तुषार पांचाल, राजेश सोलंकी, तुलसी सिखावत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है तुषार पांचाल। हाल ही में कई आरोपों के चलते शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दी है, वह तुषार पांचाल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। हमारे ऑप्शन है सुमन शर्मा, डिम्पल नवानी, खुशी यादव या संगीता जोशी। तो देखिए, इसका सही आंसर है डिम्पल नवानी। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 से डिम्पल नवानी को नवाजा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल शहर की रहने वाली एक्ट्रेस डिम्पल नवानी की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 दिया गया है। यह अवार्ड डिम्पल को सामाजिक कार्य के चलते दिया गया है। 24 साल की उम्र में उन्हें सोशल वर्क के लिए हाल ही में अन्य कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, अन्य कई अवार्ड भी दिए गए हैं 24 साल की उम्र में सोशल वर्क के जुड़े हुए कार्यों के लिए। ठीक है, और अभी ये भोपाल शहर की रहने वाली, अगर पूछा जाए किस शहर की रहने वाली है, तो ये भोपाल शहर की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, डिम्पल नवानी को। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिशुओं की निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है अमृत अभियान, जीवन दान अभियान, सांस अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है सांस अभियान। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिशुओं की निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? हमारे ऑप्शन है चंबल, कृष्णा, नर्मदा या गंगा। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर चंबल नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर चंबल नदी है, चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है, ये देखिए चंबल नदी का उद्गम होता है, आप लोग ध्यान रखना, उद्गम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उद्गम होता है इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और इसका समापन यूपी के इटावा में यमुना नदी में हो जाता है। ठीक है, इसका समापन भी आप लोग याद रखना, इसका समापन यूपी में इटावा में यमुना नदी में हो जाता है। ठीक है, चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है यूपी के इटावा में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, यूपी के इटावा में यमुना में चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें, चंबल नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो आप लोग इसकी सहायक नदियों को याद रखना, पार्वती, काली सिंध, बनास, क्षिप्रा, ये इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चंबल नदी की लंबाई की बात करें कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई भी आप लोग ध्यान रखना, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, ये कहाँ पर है? मंदसौर जिले में है, मंदसौर जिले में है। ठीक है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसका प्राचीन नाम क्या है चंबल नदी का? तो प्राचीन नाम है चर्मणवती इसका प्राचीन नाम है। इसका प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार सारे रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। ठीक है, इसका प्राचीन नाम चंद्रवती है, इसका उद्गम इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसका समापन होता है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इस पर परियोजना कौन सी? चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश राज्य में, तो गांधी सागर परियोजना है मंदसौर जिले में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? हमारे ऑप्शन है महू, शिवपुरी, नीमच छावनी या ग्वालियर छावनी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नीमच छावनी। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी नीमच छावनी में भड़की थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया था। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था तो ये आप लोग सुन लीजिए, मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार भगाया था, जिसमें विद्रोह छिड़ गया था। उस विद्रोह में सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार भगाया था, और इसी तरह ऐसा ही मंदसौर में भी हुआ था। ठीक है, और ग्वालियर छावनी में 14
जून को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे और इसी तरह शिवपुरी गुना में भी विद्रोह भड़क गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, 14 जून को ग्वालियर छावनी में भी सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे। सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और इसी तरह शिवपुरी गुना में भी विद्रोह बढ़ गया था। तो ऐसे 1857 की क्रांति जो चली गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया था। पहली चिंगारी हमारे नीमच छावनी में भड़की थी 3 जून 1857 को। ठीक है, जिसमें सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार भगाया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, जिसमें है ना ब्रिटिश के वो सिपाही जो थे वो हमारे क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मार के भगा दिया था। और मंदसौर में भी ऐसा हुआ था। और 14 जून को ग्वालियर छावनी में भी सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे। और इसी तरह शिवपुरी गुना में भी विद्रोह बढ़ गया। ठीक है, तो सब जगह विद्रोह बढ़ता चला गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और नीमच की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय हमारे नीमच के झातला गाँव में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना, पहला ग्राम न्यायालय हमारा नीमच के झातला गांव में है। नीमच के झातला गांव में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय हमारा नीमच के झातला गांव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग इसके मेन फैक्ट रिपीट कर देती हूँ। आप लोग ये ध्यान रखना, डेट याद रखना। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में पहली चिंगारी भड़क गई थी और 14 जून को ग्वालियर छावनी में सैनिकों ने हथियार उठा लिए थे। ये आप लोग डेट याद रखना। ठीक है, और इसी तरह शिवपुरी गुना में ये सब विद्रोह बढ़ गया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट है। मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय हमारे नीमच के झातला गाँव में स्थापित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है हनुमंतिया टापू, अपर लेक भोपाल, भेड़ाघाट या रीवा। तो देखिए इसका सही आंसर है हनुमंतिया टापू। हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र हनुमंतिया टापू को कहा जाता है। हनुमंतिया टापू को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत पर केंद्र हनुमंतिया टापू को कहा जाता है। ठीक है, ये किस जिले में? तो ये खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा जिले में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इसका नाम हनुमंतिया क्यों पड़ा? तो इसका नाम हनुमंतिया गांव के नाम पर इसका नाम हनुमंतिया टापू पड़ा है। ठीक है, हनुमंतिया गांव है खंडवा जिले में। हनुमंतिया गांव है, गांव के नाम पर इसका नाम हनुमंतिया टापू पड़ा है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है ये गांव। खंडवा जिले की मूंदी तहसील में यह हनुमंतिया गांव स्थित है। इसी गांव के नाम पर इसका नाम हनुमंतिया टापू पड़ा है। ठीक है, जो हमारे खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है हनुमंतिया टापू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। मैं सारे पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र हनुमंतिया टापू को कहा जाता है। हनुमंतिया टापू हमारे खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है। ठीक है, मूंदी तहसील में हनुमंतिया गाँव है, उसी के गाँव के नाम पर इसका नाम पड़ा था हनुमंतिया टापू। ठीक है, जो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओरछा मध्य प्रदेश के कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है तवा, छिप्रा, बेतवा या ताप्ती। तो देखिए इसका सही आंसर है बेतवा नदी। ओरछा मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। ओरछा में क्या क्या है? तो ओरछा में देखने योग्य क्या क्या है? तो ओरछा हमारे रामलला मंदिर है,
रामलला मंदिर हमारा ओरछा में ही है। शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक हमारा ओरछा में स्थित है। ठीक है, ये देखने योग्य है। ओरछा हमारा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब हमारा निमाड़ी जिले में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखना। निमाड़ी हमारा 52वां जिला बना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो निमाड़ी जिले में आता है ओरछा हमारा। ठीक है, पहले आता था टीकमगढ़ जिले में, लेकिन अब निमाड़ी जिले में पड़ता है। निमाड़ी हमारा टीकमगढ़ से अलग हो गया है 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बना है निमाड़ी। ठीक है, तो ओरछा हमारा निमाड़ी जिले में आता है। बात करें बेतवा नदी की, बेतवा नदी के तट पर स्थित है ओरछा हमारा। तो बेतवा नदी हमारे रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखना। और यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। बेतवा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बेतवा नदी की सहायक नदियाँ देख लो आप लोग। धसान इसकी सहायक नदी है, बीना इसकी सहायक नदी है। तो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं धसान, बीना। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो बेतवा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। मैं सारे पॉइंट एक बार रिपीट कर देती हूँ, एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बेतवा नदी हमारे रायसेन जिले के कुमरा गाँव से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं धसान और बीना। यह नदी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बात करें ओरछा की, तो ओरछा में हमारा रामलला मंदिर देखने योग्य शहीद स्मारक है। और ओरछा हमारा निमाड़ी जिले में पड़ता है, पहले टीकमगढ़ में पड़ता था, लेकिन अब निमाड़ी कभी पूछा जाए तो एग्जाम में, तो आप लोग निमाड़ी लगाना, निमाड़ी जिले में पड़ता है। निमाड़ी हमारा 52वां जिला है, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, दतिया या अजयगढ़। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग हमारा जबलपुर संभाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जबलपुर संभाग के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग हमारा जबलपुर है। तो जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर संभाग में हमारे 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग में हमारे 8 जिले आते हैं। उन 8 जिलों की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से हैं। तो जबलपुर है, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर हो गया, बालाघाट, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, डिंडोरी। ठीक है, तो ये 8 जिले हमारे जबलपुर संभाग में आते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। ठीक है, ये 8 जिले आप लोग ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय हमारे जबलपुर में ही है। तो जबलपुर में हमारा उच्च न्यायालय का मुख्यालय, जिसकी 2 खंडपीठ हैं। तो 2 खंडपीठ कौन कौन सी हैं? एक इंदौर है, एक ग्वालियर। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की हमारी 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हमारे जबलपुर संभाग में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हमारे जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है, जबलपुर में क्या क्या पर्यटन स्थल है? तो मदन महल है, 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ाघाट है, जैन तीर्थ है, ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर हमारा 3 जगह है, कंफ्यूज मत होना, खजुराहो में भी है, मुरैना में भी है और जबलपुर में भी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि 64 योगिनी मंदिर हमारा जबलपुर में भी है, खजुराहो में भी है और मुरैना में भी है। ठीक है, मदन महल है, भेड़ाघाट है, जैन तीर्थ है, ये सब यहाँ पर पर्यटन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये पर्यटन स्थल ध्यान रखना। और जबलपुर में ही हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा जबलपुर में ही है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री भी हमारे जबलपुर में ही है। गन कैरेज
फैक्ट्री हमारे जबलपुर में ही स्थित है। ये गन कैरेज फैक्ट्री बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो हमारे जबलपुर में है। ठीक है, ये आप लोग सारे इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। जबलपुर संभाग में हमारे 8 जिले आते हैं। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ये 8 जिले हमारे जबलपुर संभाग में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय हमारे जबलपुर में ही है, जिसकी 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हमारे जबलपुर में ही है। यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से? मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, जैन तीर्थ पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, यहीं पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री भी हमारे जबलपुर में ही, और जबलपुर को ही संस्कार राजधानी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना कि जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 64 योगिनी मंदिर हमारा 3 जगह है, मुरैना, खजुराहो और जबलपुर में। ये आप ध्यान रखना, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ध्यान से बताया, तो आप लोग ये सब ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। हमारे ऑप्शन है बालाघाट, सिंगरौली, मुरैना या अलीराजपुर। तो देखिए इसका सही आंसर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, पूर्वी जिला सिंगरौली है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं इसे, ऊर्जा राजधानी। ये आप लोग ध्यान रखना, ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की सिंगरौली। ठीक है, ये भी आप लोग सीधी से अलग करके इसे बनाया गया है। इसे सीधी से अलग कब किया गया था? तो सीधी से अलग इसे किया गया था 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को इसे सीधी से अलग किया गया था, और ये हमारा 50वां जिला बनाता सिंगरौली। ठीक है, जिसे सीधी से अलग करके 24 मई 2008 को इसे अलग किया गया था। डेट याद रखना आप लोग, 24 मई 2008 को। ठीक है, 50वां जिला बनाता। 51वां जिला हमारा आगर मालवा था। आगर मालवा हमारा 51वां जिला था। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। 51वां जिला था हमारा। ठीक है, 52वां जिला हमारा निमाड़ी था। टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निमाड़ी 52वां जिला बनाया गया था। 51वां जिला हमारा 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया गया था, और 24 मई 2008 को 50वां जिला बना था हमारा सिंगरौली, सीधी से अलग करके। ठीक है, तो जो हमारी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, और मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सिंगरौली। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, हमारा सिंगरौली ऊर्जा राजधानी। ठीक है, चलिए अपन 8 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 8 जून के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 111 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? इसका सही आंसर है अशोकनगर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भिंड जिले की किस पहली महिला विधायक का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है सुशीला सिंह भदौरिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में अंडर 18 राज्य ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप के बालक वर्ग में किसने जीत हासिल की? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, आयुष शर्मा और प्रखर बजाज दोनों ने जीत हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को गोल्डन ट्रायंगल बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर।
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। ऐसे ही आप लोग डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो डेली आप लोग वीडियो देखते रहिए, और जिस किसी को भी हमारी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।